Greetings to everyone. In this video, we'll be discussing August current affairs और इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जिनकी कैटेगरीज मैं आपको बता दूं। लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड सोशल इश्यूज़, ये 4 टॉपिक्स अगस्त मंथ के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है लेजिस्लेचर में क्या है, आर्टिकल 309। ठीक है, आर्टिकल 309 क्या कहता है कि कोई भी अगर सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट करता है तो उसको पनिश किया जाएगा आईपीसी की धारा 309 के तहत। ठीक है, तो ये कब का प्रोविज़न है, ये 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था। ये तब से अब तक है कि अगर कोई भी अपना सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इसे लाया क्यों गया था। इसे उन लोगों के लिए लाया गया था जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि हम खुद को मार डालेंगे अगर हमारी ये जो भी डिमांड्स है ये मेट नहीं हुई तो हम खुद को मार डालेंगे। तो इसे रिमूव करने के लिए, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सेक्शन 309 इंडियन पीनल कोड का लाया गया था। लेकिन अब तब से क्या हो गया है कि जो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि उनमें ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इससे हमें क्या निकल के आया कि जो सुसाइड लोग कर रहे हैं उन्हें पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत है प्रॉपर केयर की। लॉ कमीशन ने 2008 में ये बोला भी था कि अगर कोई इंसान सुसाइड कर रहा है तो उसे मेडिकल एंड साइकेट्रिक केयर की ज़रूरत है, ना कि पनिशमेंट की। तो अब इसमें यही बोला गया है कि जैसा कि लोग सोचते हैं, ऐसा पॉपुलर परसेप्शन बन चुका है कि शायद सेक्शन 309 इंडियन पीनल कोड का रिपील कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ये एग्जिस्ट करता है और इसे मिसयूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में क्या डिक्लेयर किया गया कि ये जो पीएम केयर्स फंड है, ठीक है, जिसमें अभी हम लोग कोरोना वायरस के आने के साथ ही हम लोग ने अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया था। ठीक है, ये जो फंड है जिसमें हम लोग पैसे देते थे, तो इसको क्या बोला गया है, आरटीआई एक्ट के तहत, आरटीआई एक्ट जब डाला गया लोगों के द्वारा तो उसमें क्या बोला गया कि ये जो पीएम केयर्स फंड है ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या क्या अपने पॉइंट्स रखे हम लोग देखते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ये कहा गया कि ये पब्लिक अथॉरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरी तरीके से या तो सब्सटेंशियली ये गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किया जा रहा है, और जो भी इसका फंड ट्रस्ट है इसे डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके डोनर्स क्या हैं उनकी लिस्ट डिस्क्लोज़ हो जाएगी और हम नहीं चाहते कि उनकी लिस्ट डिस्क्लोज़ हो जाए, इस वजह से ये पब्लिक अथॉरिटी के अंडर नहीं आता है। ठीक है, और पीएम क्या होते हैं, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं पीएम केयर्स के, ठीक है, इस ट्रस्ट के। फिर उसके बाद 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स एंड फाइनेंस इसके एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज़ होते हैं। ठीक है, तो ये क्या इसकी क्या डिक्लेरेशन हुई है कि पीएम केयर्स जो है आपका पब्लिक अथॉरिटी के अंदर नहीं आता है। और मैं आपको बता दूं पब्लिक अथॉरिटी के अंदर क्या क्या आता है, ये सेक्शन 2H में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी पब्लिक अथॉरिटी डिफाइन है। मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ, ये है बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बनाती है, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ओके, देन बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ऐसा कहती है तब, बॉडी एंड कंट्रोल्ड ओन बाय और सब्सटैंशियली फाइनेंस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटैंशियली फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट। अभी जिस तरह से पीएम केयर्स पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इससे पहले पीएम एनआरएफ, इसका नाम आपने शायद सुना हो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स लग चुके हैं। ये था प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड 2008 में, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगे थे आरटीआई के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट वील बी सीइंग जुडिशरी। अब जुडिशरी में क्या बोला गया, सबसे पहले तो जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें इन्होंने बताया हुआ था कि ईवीएम से क्या होता है कि ईवीएम से कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में पता चल जाता है, और जो पॉलिटिशियंस होते हैं
वो क्या करते हैं कि उस जगह को परेशान करने लगते हैं, उस जगह के लोगों को परेशान करने लगते हैं जो उनके फेवर में वोट नहीं करते हैं। तो जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने टोटलाइज़र का एक कॉन्सेप्ट दिया है कि हम लोग टोटलाइज़र यूज़ करें। अगर हम टोटलाइज़र यूज़ करेंगे तो ये जिस तरह से हारेसमेंट लोगों को झेलना पड़ता है ईवीएम के रिजल्ट्स आउट होने के बाद, इस तरह से हारेसमेंट लोगों को नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये जुडिशरी का फर्स्ट टॉपिक था। सेकेंड टॉपिक ये है आपका रिजर्वेशन का, कि जो एससी ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि राइट टू रिजर्वेशन हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो अब हुआ क्या था, यहाँ पर तमिलनाडु के एक आदमी ने जो है यहाँ पर एक पिटिशन फाइल की थी और इन्होंने बोला था कि 50% ओबीसी रिजर्वेशन मिलने चाहिए नीट सीट्स में। ठीक है, जो कि जो स्टेट सरेंडर करती है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगे और इन दी एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू रिजर्वेशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट प्रीवियस वर्डिक्ट में भी राइट टू रिजर्वेशन के बारे में बात कर चुकी है। ओके, सो नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग कि कोविड-19 कैसे उससे कैसे क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ कि 45 मिलियन पीपल की जो है फूड इनसिक्योरिटी हो गई ग्लोबली। ये पूरे वर्ल्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो हुआ ये कि अभी बोल रहे हैं कि 45 मिलियन लोग जो है भुखमरी में जा चुके हैं, अक्यूट भुखमरी में है बहुत, यानी कि बहुत ज़्यादा। और ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे 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 ख़त्म होगा ये 2020, तो उसमें क्या बोल रहे हैं 49 मिलियन लोग भुखमरी में चले जाएंगे पूरी तरीके से। ओके, तो अब ये क्या था कि इसमें से जो 45 मिलियन लोग हैं, इसमें से 33 मिलियन लोग जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो साउथ और साउथ ईस्ट एरियाज़ के रहने वाले हैं और सब सहारन अफ्रीका के रहने वाले हैं। ओके, सो इससे पहले 2019 की मैं आपको बात बता दूं, 2019 में क्या हुआ था कि 820 लोगों को पहले ही 820 मिलियन लोगों को पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके थे कि क्रोनिक फूड इनसिक्योरिटी में है। और अभी 45 मिलियन लोग और भी ज़्यादा आ चुके हैं। एक्स्ट्रा की मैं बात बता रही हूँ, एक्स्ट्रा 45 मिलियन आए हैं। ये जो 135 मिलियन और यहाँ पे 265 मिलियन जो लिखा है, दिस इज़ ऑल अबाउट टोटल। ठीक है, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा। नाउ नेक्स्ट इज़, इसके लिए बहुत सारे सजेशंस दिए गए हैं कि न्यू फूड मॉडल बनाया जाए, फोकस किया जाए रूरल एरियाज़ में, ईस्ट ट्रेड बैरियर्स किए जाएँ, सप्लाई चेन में इन्वेस्ट किया जाए और सस्टेनेबल फूड सिस्टम का यूज़ किया जाए। सो नेक्स्ट इज़ एनुअल टीबी रिपोर्ट। इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट क्या थी कि 24.04 लाख केसेस हो गए हैं इंडिया में एज ऑफ 2000। इससे हमें पता चलता है कि 2018 के कंपैरिजन में 4% का इंक्रीज़ हमको देखने को मिला है। टीबी की बात आई है तो हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि टीबी होता किस वजह से है, उसके बैक्टीरिया का नाम क्या है। ठीक है, ये क्या नाम है इसका, बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इससे क्या होता है, ये लंग्स को अफेक्ट करता है, पल्मोनरी टीबी, और किस और भी साइट्स को अफेक्ट कर सकता है जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग टूल लाया गया है जिसका नाम है निक्षय। ठीक है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग टूल लाया गया है जिसका नाम है निक्षय। ओके, और इन 24 लाख लोगों में से 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको HIV भी है, इसके साथ साथ टीबी होने के साथ साथ। और 2019 में ऐसे लोगों की संख्या 81% हो गई है, जो कि 2018 में 67% हुआ करती थी, यानी काफ़ी बढ़ावा हमको देखने को मिला है। और सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है हमको, यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है टीबी के मरीज़ों की, यूपी में 20% है। ठीक है, महाराष्ट्र में 9% है। ठीक है, मध्य प्रदेश में, MP में 8% है, राजस्थान और बिहार में, राजस्थान एंड बिहार दोनों में 7% पे। तो सबसे ज़्यादा आपका कौन अफेक्ट है टीबी से, 20% के साथ उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया है, टीबी फ्री इंडिया कैंपेन, टीबी फ्री इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है। ठीक है, ये नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान 2017 टू 2025 में आता है ये। और 2030 के लिए, 2030 में मैंने अपने SDG डेवलपमेंट गोल्स में बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मैंने बताया था कि हम लोग को टीबी से भी छुटकारा पाना है। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 5 साल पहले ही हमने अपना गोल रखा है कि हमें टीबी मुक्त होना है। ठीक है, ये SDG डेवलपमेंट गोल 3.3 में आता है आपका
कि हमें टीबी से मुक्त होना है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है NTEP। NTEP क्या है? नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इसको भी एक्सपांड करने की बात की जा रही है पूरे कंट्री में, ठीक है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट एक और क्या है, सेंट्रल टीबी डिवीज़न ने क्या कहा है कि हम हर 3 महीने पे रैंकिंग्स लेके आएंगे सो दैट स्टेट्स और यूटीज़ में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो टीबी के एलिमिनेशन एफर्ट्स को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कोविड-19 के चलते एजुकेशनल डिवाइड कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। ये यूनेस्को की रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि 91% लोग जो है इसके साथ ही, कोविड के साथ ही अपने स्कूल से बाहर हो चुके हैं, ठीक है, 91% लोग। और अभी जो डिजिटल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल मीन्स यूज़ कर रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट्स और सारे टीचर्स के पास ऐसी प्रोविज़न नहीं है कि सभी लोग डिजिटली यूज़ कर सकें, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें पुअर कंट्रीज़ की, तो वो लोग कैसे पढ़ रहे हैं? रेडियो एंड टेलीविज़न से उनको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत किसको देखने को मिल रही है? जो कि फ़िज़िकली डिसेबल्ड हैं, ब्लाइंड एंड डेफ स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। ऐसे बच्चे जो ऑटिज़म से पीड़ित हैं, ऑटिज़म एक बीमारी होती है बच्चों में, ठीक है, जो जिनका ट्रीटमेंट वहाँ पर चल रहा होता है स्कूल में, सो दैट वो इस बीमारी से बाहर आ सकें, उनके लिए बहुत दुश्वारी की बात है। पुअर स्टूडेंट्स जो थे, जो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल ही इसलिए जाते थे कि उनको फ्री का खाना मिल सके और फ्री सैनिटरी नैपकिन्स मिल सकें, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा ब्लो है कि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद होने से सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन में नहीं हैम्पर हो रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों की और फैमिलीज़ की, जिनमें हमें ऑब्स्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। अब हायर ड्रॉप आउट रेट्स, हमने ऐसा प्रिडिक्ट किया है कि ऐसा हो सकता है कि हायर ड्रॉप आउट रेट हो, क्योंकि जब अफ्रीका में इबोला एपिडेमिक आया था, तो इबोला एपिडेमिक के बाद ज़्यादातर लड़कियां थीं वो कभी स्कूल वापस आई ही नहीं थीं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि जैसे जैसे कोविड का असर तो ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने पूरे एफ़र्ट्स लगाने हैं कि हमें इंडिया में इस तरह से हमें ड्रॉप आउट्स ना देखने को मिला, ना ही गर्ल्स के और ना ही बॉयज़ के, ओके। So this was all about today's video. If you like this video, then give me a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.